हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सर्वे इंजीनियरिंग जो है उसकी ऑडियो बुक सुनने वाले हैं, जिसमें हम जो चैप्टर उठाने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ सर्वे। तो गाइस, इस ऑडियो बुक को आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की, जो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में। तो इसको आप ध्यान से सुनिए कि यहाँ से बहुत बार कंपटीशन पूछ लिए जाते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो कैसी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, ओब्लिट स्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अबाउट इस ऑर्बिट कितना है, यानी कि अर्थ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है अपनी ऑर्बिट के अराउंड, वो है 23 डिग्री 44 मिनट। उसके बाद पूछ लेते हैं कि रोटेशन अबाउट इस ऑन एक्सिस, यानी कि अपनी जो अक्ष होती है उसके अराउंड रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है, तो वो करती है 24 घंटे में। जबकि जो सन के अराउंड रोटेशन होता है वो कितने टाइम में पूरा करती है, वो 365 दिन यानी कि एक साल में पूरा करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार पूछा हुआ है कि लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस वो कितनी है, वो है 12,713.80 किलोमीटर। कितनी? 12,713.80 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखता है। और उसके बाद इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस, यानी कि भूमध्य से सागरीय रेखा जो होती है उसकी लंबाई कितनी है, वो है 12,756.75 किलोमीटर। कितनी? 12,756.75 किलोमीटर। फिर उससे पूछ लेते हैं कि पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस जो है उनका डिफरेंस कितना है, तो वह 42.95 किलोमीटर, यानी कि 12,713.80 किलोमीटर जो है पोलर एक्सिस की लेंथ और 12,756.75 किलोमीटर जो है इक्वेटोरियल एक्सिस की लेंथ, उनका डिफरेंस कितना है, बहुत बार पूछा हुआ है, वो कितना है, 42.95 किलोमीटर। ये आपको डायरेक्ट डाटा है जो आपको याद रखना है। उसके बाद एक और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है, पोलर एक्सिस का जो डाया है वो इक्वेटोरियल एक्सिस जो है उसकी तुलना में 0.34% छोटा है। कितना है? 0.34% छोटा है। किसका? पोलर एक्सिस का डाया इक्वेटोरियल एक्सिस की तुलना में 0.34% छोटा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं जो डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लिए जाते हैं स्टार्टिंग चैप्टर से ही। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात आ जाती है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, यानी कि सर्वे को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले सर्वे को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। सबसे पहले बात आ जाती है प्लेन सर्वे। ये क्या होता है? ऐसा सर्वे जिसमें भूवक्रता यानी कि कर्वेचर जो होती है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इस तरह का सर्वे कैसा कहलाता है? प्लेन सर्वे कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग बताया था कि अर्थ की सरफेस कैसी है, ऑब्लेट स्फीयर, अंडे के समान। तो उसमें क्या होती है? कर्वेचर। अगर ऐसा सर्वे जिसमें उसमें कर्वेचर को इफेक्ट को नहीं कंसिडर किया जा रहा है तो वो कैसा सर्वे कहलाएगा? प्लेन सर्वे। दूसरा आ जाता है जियोडेटिक सर्वे। ये क्या होता है? यदि सर्वे करते समय अर्थ की जो कर्वेचर है, जियोडेटिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, उसको कंसीडर करके हम सर्वे कर रहे हैं, तो वो कौन सा सर्वे हो जाएगा? जियोडेटिक सर्वे हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके कंपैरिजन में, तो इनमें बेस्ट कौन सा सर्वे है? जियोडेटिक सर्वे है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे जो रीडिंग आएगी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। वैसे हम बात करें जनरली प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। वो आपको अभी डाटा बताएंगे, उससे आप क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि यदि सर्वे करने वाला एरिया जो है वो 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो हम उस कंडीशन में प्लेन सर्वे यूज करते हैं, और यदि एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है तो हम जियोडेटिक सर्वे को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रीडिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसलिए हम जनरली कौन सा सर्वे करते हैं? प्लेन सर्वे करते हैं। लेकिन अगर डाटा पूछ ले तो अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम का एरिया है तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? प्लेन सर्वे। और 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया है तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? जियोडेटिक सर्वे प्रेफर करेंगे। बहुत बार कंपटीशन पूछ लिया गया है, तो डाटा आपको ध्यान रखना है। 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो हम प्रेफर कौन सा करेंगे? प्लेन सर्वे। और अगर 260 से ज़्यादा है तो कौन सा है? जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ जियोडेटिक, यानी कि जो हम कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं उससे प्रभाव क्या पड़ता है, आखिर ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे में यदि 195 किलोमीटर स्क्वायर का एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए तो जेटिक इफेक्ट वाला ट्रायंगल जो होता है केवल 1 सेकंड बड़ा होता है। यानी कि 195 किलोमीटर स्क्वायर का अगर हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करके उसका सर्वे करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे जो होता है उसका ट्रायंगल जो हम कैलकुलेट करेंगे सर्वे के थ्रू, तो वो कितना बड़ा होगा? केवल 1 सेकंड बड़ा होगा। दूसरा क्या है? यदि जियोडेटिक इफेक्ट कंसिडर करते समय अगर हम 12 किलोमीटर लंबा एक चाप लेवल लाइन के रूप में ड्रॉ करते हैं और फिर इसी चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली चौड़ को ड्रॉ करते हैं, तो यह आर्क जो होता है केवल 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट बिल्कुल माइनर्स है। हमने दो इसमें कंसिडरेशन रखी थी कि अगर हम 195 किलोमीटर स्क्वायर का एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और दोनों से करें, दोनों सर्वे से उसका मेजरमेंट करें, प्लेन से भी करें और जियोडेटिक से भी करें, तो जियोडेटिक वाला जो ट्रायंगल होता है वो 1 सेकंड बड़ा होता है। दूसरा हमने मेजरमेंट किया कि अगर हम 12 किलोमीटर लंबा एक चौड़ यानी कि चाप जो होती है उसको जियोडेटिक सर्वे से मेजर करें और प्लेन सर्वे से मेजर करें, तो जियोडेटिक सर्वे वाला जो चाप होता है, जो आर्क होता है, वो कितना बड़ा होगा? केवल 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है मेजरमेंट में। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसमें? प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में। इनमें से सबसे पूछ लेते हैं कि इनमें बेस्ट सर्वे कौन सा है? जियोडेटिक सर्वे। और ये डाटा आपसे पूछ लेते हैं 260 किलोमीटर स्क्वायर वाला, 195 किलोमीटर स्क्वायर ट्रायंगल वाला और 12 किलोमीटर चाप वाला। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, यानी कि सर्वे करते समय बेसिक प्रिंसिपल कौन से यूज में लिया जाते हैं। तो सबसे पहले जो लिया जाता है वो होता है होल टू पार्ट। इसमें क्या करता है? इसमें कोई भी सब सर्वे करने वाला जो एरिया होता है सबसे पहले उसकी बाहर की जो बाउंड्रीज होती है, यानी कि जो होल यानी कि जो आउटर बाउंड्रीज होती है वहां से स्टार्ट करके अंदर की तरफ आते हैं। यानी कि सबसे पहले बड़े एरिया को छोटे एरियाज में डिवाइड करके उनका सर्वे किया जाता है। इसमें एरर का प्रभाव जो होता है उसको बढ़ने के को रोका जा सकता है, यानी कि एक्युमुलेशन ऑफ एरर जो होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है।
दूसरा होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि कोई भी जो पॉइंट है उसको दो रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष मापा जाता है। तो ये दो प्रिंसिपल होते हैं जो मेनली यूज में लिए जाते हैं। कौन सा? पहला तो होता है होल टू पार्ट और एक होता है लोकेटिंग ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। तो इसमें से जो बढ़िया मेथड होता है वो कौन सा होता है? होल टू पार्ट, यानी कि सबसे पहले आउटर बाउंड्रीज को, उसके बाद इनर बाउंड्रीज को। उससे क्या होता है कि एरर बढ़ने की जो संभावना होती है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सर्वे के बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिसके सहायता से हम सर्वे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑफ फील्ड नेचर, यानी कि जो हम फील्ड पे हम करते हैं सर्वे उनके अनुसार सर्वे का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंड सर्वे। तो इसमें कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहले आ जाता है टोपोग्राफिक सर्वे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आ जाता है लैंड सर्वे के अंदर टोपोग्राफिक सर्वे। इसमें क्या होता है? ऐसा सर्वे जिसमें पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी नेचुरल और आर्टिफिशियल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डिटेल कलेक्ट की जाती है, वो कौन सा सर्वे कहलाता है? टोपोग्राफिकल सर्वे। यानी कि अर्थ सरफेस पर कोई भी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है या फिर आर्टिफिशियल जो मैन मेड ऑब्जेक्ट है उनकी हम डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं सभी की, तो वो क्या कहलाता है? टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट आ जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ये क्या होता है? ऐसा सर्वे जिसमें किसी प्रॉपर्टी की सीमाएं निर्धारित की जाती है, वो कौन सा सर्वे कहलाता है? कैडेस्ट्रल सर्वे। यानी कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो उसकी जो आउटर बाउंड्रीज है उनकी सीमाएं निर्धारित की जाती है, उनकी यानी कि लिमिट्स की ये 35/40 का है या फिर 45/50 का है, हमने क्या कर दी? उसकी लिमिट फिक्स कर दी। वो कौन सा सर्वे कहलाता है? कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। नेक्स्ट बात है सिटी सर्वे। ये क्या होता है? यह सर्वे किसी शहर या कस्बे में स्ट्रीट कनेक्शन, वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कौन सा सर्वे कहलाता है? सिटी सर्वे। यानी कि सिटी की जो कंडीशंस होती है जैसे कि वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, इनको इंप्रूव करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कौन सा सर्वे कहलाएगा? सिटी सर्वे कहलाएगा। नेक्स्ट आता है ये क्या कहलाता है? वह सर्वे जो वाटर बॉडीज के लिए किया जाता है वो सर्वे कौन सा कहलाता है? मरीन सर्वे कहलाता है। इसमें जैसे नेविगेशन हो गया, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, हार्बर वर्क, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल, इनके लिए जो सर्वे कहलाता है वो कौन सा सर्वे कहलाता है? मरीन सर्वे कहलाता है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये क्या होता है? ऐसा सर्वे जिसमें पृथ्वी की सतह से किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट लोकेशन जो होती है उसको हेवन बॉडीज, यानी कि सन, मून, स्टार्स, इनको हम हेवन बॉडीज बोलते हैं, उनके सापेक्ष में फिक्स की जाती है, वो कौन सा सर्वे कहलाता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। यानी कि हम जैसे पुराने ज़माने में नहीं करते थे कि कोई भी पॉइंट की लोकेशन जो है हम सितारों के सापेक्ष फिक्स करते थे या फिर सूर्य के, चंद्रमा के सापेक्ष फिक्स करते थे, वो कौन सा सर्वे कहलाता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इसके बाद हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम जैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। ये कैसा क्लासिफिकेशन हो गया? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं उसके सापेक्ष में सर्वे को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? चैन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे, टेक्योमेट्री सर्वे, प्लेन सर्वे, फोटोग्राफिकल सर्वे, एरियल सर्वे। तो इन सब की जो डिटेल्स है वो आपको आने वाली ऑडियो बुक्स में इंडिविजुअली चैप्टर के रूप में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल को डिस्कस ना करते हुए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इस चैप्टर में सुनना है वो क्या है? स्केल। स्केल होता क्या है? स्केल एक ऐसा रेशो होता है जिसमें मैप पर ली गई डिस्टेंस और उसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड पर ली गई डिस्टेंस का रेशो होता है, यानी कि मैप डिस्टेंस अपॉन में ग्राउंड डिस्टेंस जो होती है उसका रेशो क्या कहलाता है? स्केल कहलाता है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, किसी भी मैप या फिर प्लेन का जो स्केल होता है वो हमेशा फिक्स या फिर कांस्टेंट होता है, यानी कि कोई भी नक्शा जो होता है हमेशा एक फिक्स स्केल पर बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मैप का जो किसी भी मैप या फिर इसके प्लेन जो होता है उसका स्केल हमेशा फिक्स होता है, बार बार चेंज नहीं होता है। अब स्केल भी बहुत तरह के होते हैं, एक होता है इंजीनियरिंग स्केल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एक होता है ग्राफिकल स्केल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग स्केल। ये क्या होता है? यदि किसी स्केल में 1 सेंटीमीटर कुछ मीटर या फिर किलोमीटर में दर्शाया जाता है तो वो कौन सा स्केल कहलाता है? इंजीनियरिंग स्केल। जैसे हम पहले जो ग्राफ बनाते थे उसमें नहीं लिखते थे माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर, तो वो कौन सा स्केल होता है? इंजीनियरिंग स्केल। दूसरा आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि आरएफ जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है? इसमें सभी यूनिट्स जो होते हैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करते हैं। इसमें किसी स्केल में पैप या फिर ग्राउंड में दोनों को डिस्टेंस जो होती है सेम यूनिट में लेते हैं, सेम यूनिट में किस में लेते हैं हम? सेंटीमीटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जैसे हमें मानना है कि 50 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए हमारे पास लिमिट्स क्या है कि हम जो मैप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 50 सेंटीमीटर हमारा किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसमें आरएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/50, यानी कि इसमें सभी यूनिट्स जो होती है वो किस में कन्वर्ट करते हैं? हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमारा आरएफ कितना हो जाएगा? 1/100। 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1/100, यानी कि मीटर को इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर। और तीसरा आ जाता है ग्राफिकल स्केल। इसमें क्या लिया जाता है?
इसमें स्केल को ग्राफ की सहायता से दर्शाया जाता है और इस तरह का स्केल जो कौन सा कहलाता है, ग्राफिकल स्केल, यानी कि हम इसमें सिंपली ग्राफ की सहायता से किसी भी पैमाने को दर्शाते हैं। तो 3 प्रकार के स्केल हो गए, इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। तो इंजीनियरिंग में हमने सिंपली जैसे पहले करते थे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर इसमें दर्शाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्चर जो है उसमें हम सेम सभी को जो होता है सेंटीमीटर में दर्शाते हैं और उनको कन्वर्ट किस में करते हैं, सेंटीमीटर में। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर है तो RF हो जाएगा 1/50। बाद नेक्स्ट बात करते हैं श्रंक स्केल। ये क्या होता है, यदि कोई नक्शा किसी कपड़े पर बना हो तो वो टाइम के साथ सुकड़ जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कपड़े की नेचर होती है धीरे धीरे सुकड़ने की। और मान लीजिए पुराने ज़माने में ज़्यादातर नक्शे जो होते हैं वो कपड़े पे बनाए जाते थे, तो उसके लिए कौन सा स्केल हम यूज़ में लेते हैं, श्रंक स्केल। इसमें क्या होता है कि यदि कोई नक्शा जो होता है वो कपड़े पर बना हो तो टाइम के साथ साथ वो सुकड़ जाता है, तो उस पर दूरियाँ जो है वो सही नहीं होती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए जो स्केल यूज़ में लाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं हम, श्रंक स्केल के नाम से जानते हैं। तो श्रंक स्केल जो होता है वो क्या होता है, श्रंकेज फैक्टर इनटू में ओरिजिनल स्केल। और श्रंकेज फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, श्रंक लेंथ ऑफ लाइन अपॉन में ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि श्रंक स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, श्रंकेज फैक्टर इनटू में ओरिजिनल स्केल। और श्रंकेज फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं श्रंक लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन। इससे हम क्या निकालते हैं, श्रंक स्केल निकालते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ऑडियो बुक टाइप्स ऑफ सर्वे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन और ज़्यादा बेहतर हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डाटा जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो शेयर की थी। वो क्या क्या थी कि अर्थ के बारे में, कि अर्थ की जो शेप होती है वो ओब्लिट स्फीयर होती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अबाउट इस ऑर्बिट होता है 23 डिग्री 44 मिनट। रोटेशन अबाउट इस एक्सिस वो करता है 24 आवर में पूरा। और अबाउट सन यानी कि सर जो सूर्य होता है उसके चारों ओर परिक्रमा कितने टाइम में पूरा करता है, 365 दिन यानी कि 1 साल में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस जो थी वो कितनी थी, 12,713.80 किलोमीटर। और लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस वो कितनी थी, 12,756.75 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 42.95 किलोमीटर। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट जो डाटा शेयर किया था लास्ट वो क्या था कि पोलर एक्सिस का डाया जो होता है वो इक्वेटोरियल एक्सिस की तुलना में 0.34% छोटा होता है। फिर हमने पढ़ा था प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, जिसमें हमने पढ़ा था प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे। प्लेन सर्वे वो होता है जिसमें अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते, और ज्योमेट्रिक सर्वे वो होता है जिसमें अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। फिर इनमें डिफरेंस का हमने लिया था कब कौन सा यूज में लेना है, कि 260 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा अगर एरिया है तो हम प्लेन सर्वे को प्रेफर करते हैं, और 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा एरिया है तो हम ज्योमेट्रिक सर्वे को प्रेफर करते हैं। फिर हमने बात की थी कि इफेक्ट ऑफ जियोडेटिक यानी कि अर्थ की कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हम 195 किलोमीटर स्क्वायर का एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, उनका सर्वे करें, तो जियोडेटिक सर्वे से हम जो सर्वे कर रहे हैं उस ट्राइंगल की लेंथ तो वो ट्राइंगल जो होता है वो 1 सेकंड बड़ा होता है। दूसरा हमने किया था कि हमने 12 किलोमीटर का लंबा एक चौड़ ड्रॉ किया था और उनका सर्वे किया था जियोडेटिक और प्लेन सर्वे से। तो जो जियोडेटिक सर्वे से हमने सर्वे किया था उस चौड़ का, तो उस कंडीशन में आर्क की लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर बड़ी आती है। तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे में। उसके बाद हमने पढ़े थे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। उसमें कुछ 2 सर्वे के प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है होल टू पार्ट, जिसमें सबसे पहले आउटर बाउंड्रीज का सर्वे करते हैं, उससे करते हुए इनर बाउंड्रीज पे आते हैं। इस पे फायदा ये होता है कि इसमें एरर के जो बढ़ने के प्रभाव होते हैं उनको कम किया जा सकता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लोकेटिंग ऑफ ए पॉइंट बाई मेजरमेंट फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होती है वो 2 रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष मापना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होते हैं सर्वे करने के 2। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सर्वे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बेस्ड ऑफ फील्ड नेचर, यानी कि फील्ड के हिसाब से कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो सबसे पहले हमने उसके अंदर पढ़ा था टाइप लैंड सर्वे, और लैंड सर्वे को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, टोपोग्राफिकल सर्वे जिसमें अर्थ पे कुछ कोई भी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो उनकी सभी की सर्वे किया जाता है। दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ा था लैंड सर्वे के अंदर ही कैडेस्ट्रल सर्वे, उसमें क्या करते हैं हम किसी भी प्रॉपर्टी जो होती है उसकी बाउंड्रीज जो होती है लिमिट्स उसको निर्धारित कर। सिटी सर्वे, उसके अंदर हमने क्या करा था, सिटी सर्वे यानी कि सिटी की जो सर्विस होती है जैसे कि वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, इसको इंप्रूव करने के लिए सर्वे किया जाता है वो सिटी सर्वे। फिर हमने पढ़ा था मरीन या फिर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, ये क्या होता है वाटर बॉडीज को इंप्रूव करने के लिए या फिर वाटर बॉडीज के लिए जो सर्वे किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, मरीन या फिर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, जिसमें हमने पढ़ा था कौन कौन सा सर्वे किया जाता है। इसके अंदर वाटर सप्लाई सिस्टम, हार्बर वर्क, नेविगेशन, मीन सी लेवल डिटर्मिनेशन, इनको इंप्रूव करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो मरीन या फिर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने सर्वे देखा था एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये क्या होता है, इसमें किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट लोकेशन जो होती है वो हेवन बॉडीज यानी कि सन, मून, स्टार के सापेक्ष हम फिक्स करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सर्वे किया था, वो किया गया था बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे। उसके बाद हमने किया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो कौन कौन से सर्वे होते हैं, चैन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रैक्योमेट्रिक सर्वे, प्लेन सर्वे, फोटोग्राफिकल और एरियल सर्वे। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पॉइंट पर देखा था वो देखा था स्केल। क्या होता है, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। और आप इसमें इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी थी वो क्या थी कि ये
जो होता है स्केल हमेशा किसी भी मैप या फिर प्लेन के लिए हमेशा फिक्स या फिर कांस्टेंट रहता है। इसमें हमने स्केल को 3 भागों में क्लासिफाई किया था, इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्चर और ग्राफिकल स्केल। इंजीनियरिंग स्केल जो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर को कुछ भी मीटर या फिर किलोमीटर में बांटा जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो उसमें सेम यूनिट यानी सेंटीमीटर में हमें रखना है और उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। ग्राफिकल स्केल जो होता है उसमें ग्राफ की हम यूज़ लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था श्रंक स्केल। ये क्या होता है कि अगर हम कोई कपड़े पर कोई भी मैप बनाओ तो टाइम सिकुड़ जाता है, जिससे कि रीडिंग सही नहीं प्राप्त होती है। उसको सही करने के लिए हम श्रंक स्केल का यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, वो क्या था, श्रंकेज फैक्टर इनटू में ओरिजिनल स्केल, जिसमें हम श्रंकेज फैक्टर को कैसे निकालते थे, श्रंक लेंथ ऑफ लाइन अपॉन में ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन। तो गाइज यहाँ पे हमारी ऑडियो बुक खत्म होती है। आई होप गाइज आपको ऑडियो बुक पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।